गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था वो रिगार्डिंग टू जनरल एंट्रीज था। उस टॉपिक को हम लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो साथ चलता रहेगा, वो साथ चलेगा। एवरी टॉपिक हम उसको साथ डिस्कस करते रहेंगे। आई मीन जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अभी स्टडी कराने वाला हूँ उसमें भी हम उस टॉपिक को कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, ठीक है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसको लेखांकन समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन समीकरण, ठीक है। हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। ओके, अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जनरल एंट्रीज का इसमें कंप्लीटली लोड होगा, ठीक है। हर टॉपिक को अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं जनरल एंट्री के थ्रू भी समझाऊंगा और एक अदर कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं एक बार आपके 11th और 12th के बेस के बारे में। ये हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं सोल ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं? सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का मींस क्या होता है? एकाकी व्यापार। जो सोल ट्रेड का जो टॉपिक है वो हमें कंप्लीटली 11th क्लास में पढ़ना है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी अकाउंटिंग है उनका जो रिलेशन है वो किससे है? एकाकी व्यापार से, सोल ट्रेड से। इट मींस ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही ओनर मैनेजमेंट भी उसी का हो, कैपिटल भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द ईयर वो भी उस सिंगल पर्सन का ही होगा, तो उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। हिंदी में कहते हैं एकाकी व्यापार। तो ये तो बात होगी 11th क्लास की। हम बात करें 12th क्लास की। 12th क्लास में आपको टॉपिक दो, एक तो है पार्टनरशिप और एक आपका टॉपिक जाएगा कंपनी। वहां पे जो हमें डिस्कस करना है वो पार्टनरशिप और कंपनी के रिगार्डिंग करना है। अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग में चलेगी, कुछ माइनर से चेंज आएंगे, ठीक है। कुछ माइनस आएंगे, इनका इफेक्ट थोड़ा बैलेंस शीट भी आएगा, वो कुछ भी आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको बताया। तो अभी ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं 11th क्लास में। अकाउंट जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड सोल ट्रेड से। अब हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो उसकी पहले कुछ चीज बात करेंगे तभी समझ में आएगा। हमने बात की थी इन प्रीवियस वीडियोस अकाउंटिंग प्रोसेस की। अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज जर्नल, देन लेजर, then trial balance, and then final account। ये अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस है न्यूमेरिकली, और इसको भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। थर्ड क्या है? बैलेंस शीट। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। किस टॉपिक से रिलेटेड है? बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कुछ समझाऊंगा। तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट, यहाँ लिखता हूँ एज ऑन। एज ऑन का मतलब किस दिन बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट किसका पार्ट है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट ऑलवेज हम कब प्रिपेयर करते हैं? एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ठीक है। अब ईयर 2 टाइप से होते हैं अपने अकाउंटिंग में। ईयर 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल ईयर,
एक तो कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट कैलेंडर ईयर। फर्स्ट जन टू दिसंबर, दिस इज कैलेंडर ईयर। बट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल टू मार्च। अप्रैल करंट ईयर क्या है तो मार्च जो होगा वो नेक्स्ट में काउंट होगा। क्यों? अप्रैल से ठीक पहले मार्च से जब तो आ नहीं सकता, स्टार्ट यहाँ से है तो अब नेक्स्ट जो मार्च आएगा उससे पहले वो डेट आनी है नहीं। अब अप्रैल से मार्च तक काउंट करना। दिसंबर में अपना ईयर चेंज हो जाएगा, जैसे 21 चल रहा है, 21 अप्रैल है, तो जो मार्च आएगा वो 21 में नहीं आएगा, 21 के बाद तो अप्रैल स्टार्ट हुआ ना, तो वो मार्च आएगा 22 में। तो आप अप्रैल से मार्च काउंट करोगे 12 मंथ हो जाएगा। अपनी जो अकाउंटिंग होती है वो जनरली फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। अपनी जो अकाउंटिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो डेट होगी, फर्स्ट ईयर डेट होगी और नेक्स्ट ईयर डेट होगी, उनमें चेंज होगा। फर्स्ट ईयर का सेम ईयर हो जाएगा और सेकंड ईयर में आपका ईयर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 21 मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर 21 है, बट नेक्स्ट में यहाँ पे मार्च 21 नहीं आएगा, मार्च किसमें आएगा? 22 में आएगा। बट कैलेंडर क्या है कि जनवरी में 21 में आएगी तो दिसंबर में 21 में ही आएगा। आप अपना जो कैलेंडर देखते हो वो पूरा दिसंबर 2021 है वो कंप्लीटली 2021 का ही होता है। इज दिस क्लियर? तो क्योंकि जनरली अपनी जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर की होती है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट 31 मार्च 2000। चलो हम 21 अज्यूम करते हैं कि 21 चल रहा है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके बाद में बताने वाला हूं। फॉर्मेट क्या है? जो अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑलवेज लायबिलिटी शो की जाएगी। लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज है उनको हम किस तरफ शो करेंगे? लेफ्ट साइड पे यूज करेंगे। टेलीफोन लेफ्ट भी होता है, टेलीफोन लायबिलिटीज भी होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको याद रहे। और ये जो बीच में आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है वो आएगा कॉलम किसका? अमाउंट का। अमाउंट के साथ एज यूजुअल हम यूज करेंगे रुपीस का साइन। तो लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज तो आ गई, राइट साइड में इधर आएगी एसेट्स। क्या आएगी? एसेट्स आएगी। और यहाँ भी क्या होगा? अमाउंट। अमाउंट के साथ क्या लिखना है? तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किसका है? ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। हालांकि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, पर इसके बिना नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अब जनरली मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ सोल ट्रेड की, किसकी बात कर रहा हूँ? सोल ट्रेड की। तो सोल ट्रेड की बैलेंस शीट जो होती है इसमें लायबिलिटीज में जनरली क्या क्या आता है, ठीक है, और इसकी एसेट्स में जनरली क्या क्या आता है उसको डिस्कस करने वाला हूं। इसमें सबसे पहले बात करें तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। इनको भी हम टर्म्स वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एसेट्स में क्या क्या आता है, पूरा डेफिनेशन के बेसिस पे पूरा स्टडी करेंगे। अभी तो मैं फॉर्मेट में आ रहा है इसके बाद कैपिटल। चलो कैपिटल आगे तो बता देता हूं। कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? बिजनेस का ओनर कंट्रीब्यूट करता है। किसको देता है? बिजनेस को देता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि मैंने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस मेन अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस मेन ने किसको अमाउंट दिया? बिजनेस को अमाउंट दिया। बिजनेस की ड्यूटी है कि वो अपने ओनर को अर्निंग्स करके दे, उसका अमाउंट उसको वापस रिफंड करके दे। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके रूप में करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के रूप में। तो ओनर ने बिजनेस को दिया, दोनों अलग है। तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के पास खुद के पास थोड़ा होता है, ओनर ही देता है। तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग बात करें तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आता है जैसे कोई भी लोन ले लो, क्या लिखा मैंने? लोन। बैंक से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो सकता है, ठीक है, लोन। लोन के बाद हम बात करें तो यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आएगा मैं बताऊंगा, ये होती क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो अपनी लायबिलिटीज में 3 पॉइंट है, कैपिटल, लोन और करंट लायबिलिटीज। कैपिटल, लोन और करंट लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटीज में आ गई। बात करें एसेट्स में, तो एसेट्स में सबसे पहले आएगी अपनी फिक्स्ड एसेट्स, इसको डिफाइन करूंगा, अभी मैं ओनली फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। देन इन्वेस्टमेंट एंड देन जैसे इसमें लास्ट में करंट लायबिलिटीज था, तो इसमें लास्ट में आएगा करंट एसेट्स। ठीक है, जब हम इनको लिख देंगे और जब इसका हम टोटल करेंगे, तो याद रखना बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है। आई मीन जितनी बिजनेस की लायबिलिटी होती है उतना ही टोटल बिजनेस की एसेट्स का होगा, सेम होगा। आई बस समझ में क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो क्या था, एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में थी, बट इसी फॉर्मेट को हम फॉर्मेट में ना बनाए, बैलेंस शीट को हम इस तरह से ना करके एक इक्वेशन मोड में ले जाए, तो वो क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन मोड में बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, बैलेंस शीट ये कहती है ना कि पहले बैलेंस शीट बनाओ सारी, फिर टोटल को दोनों सेम आएगा, तो ये बैलेंस शीट के थ्रू आएगा। इक्वेशन भी क्या कहता है कि भाई टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होगा। दोनों का कांसेप्ट सेम है बट तरीका डिफरेंट है। ये फॉर्मेट में ऐसा आता है कि डायरेक्टली इक्वेशन में आता है कि जितनी बिजनेस की एसेट्स होगी उतनी लायबिलिटी होगी, एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल होगी, टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स किसके इक्वल होगी, टोटल लायबिलिटीज की। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि अकाउंटिंग इक्वेशन की यानी लेखांकन समीकरण की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इन एन इक्वेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इन एन इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। कि बैलेंस शीट को हम एक इक्वेशन के वे में प्रेजेंट करें, बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के वे में हम रिप्रेजेंट करें, शो करें, तो उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं चिट्ठा। बैलेंस शीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिट्ठा। कि चिट्ठी को समीकरण के रूप में दर्शाना, लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है। क्या ऐसे मत करो, इस बैलेंस शीट को एक समीकरण के रूप में लिखो। समीकरण में इक्वेशन के बीच में इक्वल का साइन होता है, इधर जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू उधर की होती है। तो बैलेंस शीट को एज ए इक्वेशन शो करना अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। क्या ये बात आपकी समझ में आती है? आर यू अंडरस्टैंड? टेल मी, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, बैलेंस शीट को एज ए इक्वेशन रिप्रेजेंट करना, शो करना अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इनकी भी हम डिटेल करेंगे, फिर हम ये बनाएंगे, इनको भी हम समझेंगे, और जैसे मैंने कहा कि एंट्रीज हमारे साथ चलती रहेगी, उसको हम लेम नहीं करेंगे, उससे हम दूर नहीं जाएंगे। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो एंट्री से दूर हो भी नहीं सकती, एंट्री साथ ही रहती है। दिस इज द की ऑफ अकाउंटिंग। जन एंट्रीज के हैं की ऑफ अकाउंटिंग है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले एसेट्स की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, एसेट्स की बात करूंगा। ठीक है, और एसेट में सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स में भी मैं किसकी बात करूंगा, फिक्स्ड एसेट्स की बात करूंगा। फिक्स्ड एसेट्स को हिंदी में कहते हैं स्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके बात करेंगे। फर्स्टली सिंपल बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी टू एसेट्स जिसकी लाइफ, आई मीन इसका जीवन मोर देन 1 ईयर होता है। ऐसे कोई भी एसेट्स, कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम जिसकी लाइफ कितनी होती है, मोर देन 1 ईयर होता है। एसेट्स तो है तो लाइफ मोर देन 1 ईयर है, कौन सी होगी, फिक्स्ड एसेट्स। लाइक बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन 1 ईयर में डैमेज जाती है? क्या आप जो मोबाइल लाते हो 1 ईयर में वेस्ट होता है कि नेक्स्ट ईयर लेना पड़ेगा? फर्नीचर लाते हो 1 ईयर चलता है, मोर देन 1 ईयर चलता है। एसी, कूलर, मिक्सी, जितने भी आप
दिख रही है मशीनरी वगैरह जो भी है, ये सब क्या है, ये मोर देन 1 ईयर की लाइफ होती है, इससे वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है ऑलवेज फिक्स्ड एसेट्स में। और इस फिक्स्ड एसेट्स के भी दो नेचर है, इस फिक्स्ड एसेट्स के भी दो नेचर है, आई मीन फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज tangible assets and second is intangible assets. First part of fixed assets is tangible assets and second part of fixed assets is intangible assets. इसको हिंदी में कहते हैं मूर्त संपत्ति, इसको कहते हैं अमूर्त क्यों कहते हैं, वो देखिए समझिए। टेंजिबल मींस ऐसे एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड है, एक बार परचेस कर लिया, अभी काफी साल तक चलेगा, तो फिक्स्ड एसेट्स है, मैं टच कर पा रहा, मैं उसको देख पा रहा हूं, उसको फील भी कर रहा हूं, एक इसको वे भी नहीं कर सकता, एक जगह से वे भी नहीं कर सकता, और हालांकि ये फिक्स्ड एसेट्स का एक डेफिनेशन का पार्ट नहीं, इतना ये इसको टच कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो फिर डिफरेंस है, बट टच कर सकते हैं तो कौन सी है, मूर्त। इट मींस जो एक फिक्स टाइम के बाद डैमेज हो जाए, आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, 20 साल 30 साल, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जितने भी आपने फोर्ट देखे हैं, फोर्ट मींस किले देखे हैं, और उस टाइम देखे क्या आज भी ऐसे क्या नहीं है, आज भी रूरल एरिया से आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रूरल एरिया से बेस्ड है, तो आप देखना आपको बहुत सारे ऐसे मकान है जो आज खंडर की कंडीशन है, जैसे बने थे वैसे नहीं है, दीवारें टूट चुकी है, मकान नहीं है, छत भी नहीं है, सब डैमेज हो चुका है, तोड़ा किसी नहीं है। डे बाय डे जब टाइम स्पेंड हुआ तो क्या हुआ, उनका जो भी मटेरियल यूज किया गया था वो अब जवाब दे गया, उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो पावर था वो जा चुका है। एक टाइम के बाद डैमेज हो गई। आज एक मोबाइल आप लेते हो, फ्रेश नया है, 1 साल बाद 2 साल बाद 10 साल 20 साल बाद वैसे उसका रहने वाला है, नहीं रहने वाला, बार बार यूज करने से कीपैड वगैरह या स्क्रीन वगैरह वो खराब हो जाए, तो एक टाइम बाद डेड होता है, तो वही नेचर है इसकी, ये कभी ना कभी डेड जरूर होगा। बट इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसको टच कर सकते हैं, इसको कभी टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, देख भी सकते हैं, मैंने एग्जांपल बोर्ड कर दिया, वो देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट इसको ओनली हम लोग फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लाइफ की बोर्ड में मैंने फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, और ये कभी डेड नहीं होती, ये कभी भी डेड नहीं होती, इसकी लाइफ ऑलवेज रहती है। क्लियर? तो इसमें क्या है, टचेबल है, वॉचेबल, टचेबल है, वॉचेबल, इसको टच, जो टच करने योग्य है और जो वॉच करने योग्य है, देखने योग्य है, वो तो क्या है, टेंजिबल। और ओनली जो फील करने योग्य है, जो फील ही कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, वो ऑलवेज पॉसिबल ये हो। इसलिए तो इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने आपको, लाइक जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे चीजें हैं। इसकी बात करूं, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है गुडविल, क्या आता है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, इन सब डेफिनेशन की बात करेंगे, और इसके बाद गुडविल, गुडविल में होता है ख्याति, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी, किसी इंसान की गुडविल, आज अमिताभ बच्चन ने बहुत गुडविल, गांधी जी ने बहुत गुडविल, पॉपुलर है वो। अब बताओ, गांधी जी चले गए नहीं है ना, बट उनकी जो वैल्यू है, उनका जो नाम है, उनकी जो गुडविल है, आज भी है, आपके पेरेंट्स टाइम में थी, आपके टाइम में आगे भी रहेगी, हम लोग हमेशा याद करेंगे। क्या हम गुडविल को डैमेज कर सकती, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं,
गांधी जी का है, आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, उनको फील कर सकते हो, फील तो कर सकते हो कि हाँ जो आप देख रहे हैं आपका देश और इंडिपेंडेंट हुआ है उनकी वजह से हुआ है। इज दिस क्लियर? तो क्या आपके पास समझ, हाँ वेरी गुड, इंटेंजिबल, तो क्या दोनों आपको समझ में आ रही है? टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है, इनको जो डिफरेंशिएट किया, इनमें जो अंतर बताया वो आप सबके समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल है ना, प्रैक्टिस करेंगे तब और बातें आएंगी। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब हम अपना कोर्स रेगुलर सेकंड ऑफ जून सेकंड ऑफ अगस्त से अपनी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो वहां तो चैप्टर वाइज सारी डिटेल हमें पढ़नी है, वहां बैलेंस शीट का अलग से चैप्टर होगा, फाइनल अकाउंट का अलग से चैप्टर होगा, डिटेल से पढ़ेंगे। पर यहाँ तो चैप्टर स्टार्टिंग की बात चल रही है, तो उस चीज को मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन डिटेल से नहीं बताऊंगा कि चैप्टर अलग है, यहाँ तो बेसिक पता होना चाहिए, मतलब बेसिक से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, कंप्लीट तो वहीं पे है, तो बेसिक के बारे में समझ नहीं है। तो आपके आई थिंक फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ठीक है? अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक ऊपर लिखा हुआ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं नियोग, क्या बोलते हैं? नियोग, एक और नाम इसका निवेश, क्या नाम है? निवेश, विनियोग भी कह सकते हैं और निवेश भी कह सकते हैं। आपके फादर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा था, ज्यादा अमाउंट पड़ा था, तो सोचा कि चलो अपने पास इस अमाउंट को रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने क्या बैंक में गए और एफडी करा दिया। क्या कर दिया? एफडी करा दिया। क्या पैसा वेस्ट हो गया? चला गया? क्या नहीं गया। आज उस पैसे की मीनिंग नहीं थी, लेकिन वो पैसा फ्यूचर में जितना हमने लगाया था वहां पे इन्वेस्ट किया है उससे कहीं ज्यादा हमें मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्चुअली एक बार अमाउंट जाता है, गोज आउट होता है, आफ्टर सम टाइम में, आफ्टर सर्टेन टाइम वो अमाउंट समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ रिफंडेबल होता है, ठीक है? ऐसे आपने ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिया कि आज पैसे बढ़े, फ्यूचर में ज्वेलरी रेट तो बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ही आपको लोग किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ऐसा बहुत पड़ा है, कोई कंपनी चल रही है लाइक रिलायंस है, बजाज है, ठीक है? उसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर लिए, आपके पास पड़े, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट ही, क्योंकि शेयर्स पे क्या मिलेगा आपको, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से आपको भी शेयर मिलेगा, ठीक है? और उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, क्यों ब्लॉक करो, क्यों अपने पास रखो, उसको कहीं ऐसे जगह आप यूज करो जिससे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो सके, तो वही क्या है, वही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, एक बार जाएगा बट वापस आएगा विद समथिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो रिस्केबल होते हैं, तो रिस्क हो सकती है, आपने सोचा था कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, इनकी वैल्यू अप होगी, जिस कंपनी के शेयर्स हमने परचेज की थी किए थे, सडनली क्या हुआ, उसका कुछ ट्रेजेडी हो गया, कुछ हो गया, तो शेयर्स इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, डाउन हो गया। जैसे अनिल अंबानी, उनके संबंध में हो गया, अनिल अंबानी का भी डाउन हो गया, तो उसकी कंपनी शेयर्स की वैल्यू भी डाउन हो गई। और आपने ये सोचा था कि इसकी कंपनी भी हाई जाएगी, इसके शेयर्स परचेज कर दो, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक थिंक है, फ्यूचर का पता नहीं था, अनसर्टेन होता, तो अपने क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, करंट एसेट्स। थर्ड जो पॉइंट है करंट एसेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग चालू संपत्ति, चालू संपत्ति। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये दो तरीके हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट की बात करें कितने टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यदि आपने एक साल के लिए कहीं इन्वेस्ट किया है, पैसा लग गया है, केवल साल वापस दे देंगे, वो शॉर्ट टर्म। एक साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, नहीं चाहिए बाद में लेंगे, तो कौन सा जाएगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। अब बात करो करंट लायबिलिटीज की। फिक्स्ड एसेट्स का रिवर्स है करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स में लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर होती है। करंट एसेट्स में लाइफ क्या होती है, अप टू 1 ईयर होती है, नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा नहीं होती इन करंट एसेट्स, बट मोर देन 1 ईयर होती है फिक्स्ड एसेट्स में। इज दिस क्लियर? एंड सेकंड थिंग जो डिफरेंस हो रहा है कि जिसमें विद इन 1 ईयर एनी टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कन्वर्टेबल इन कैश विद इन 1 ईयर, कोई भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकती है विद इन 1 ईयर, वही क्या है, करंट एसेट्स। मतलब अभी तो पैसा नहीं है या है जो भी है, बट एक साल के अंदर अंदर उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, आई मीन ऑटोमेटिकली वो किस में जाती है, अपने आप ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो
विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। इसके अंदर भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मैं उनके नेम भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं और इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था करंट एसेट्स की, जिसको हम कहते हैं चालू संपत्ति। इसमें मैंने कहा था जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपने आप जो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, वो करंट एसेट्स होती है। सबसे फास्ट करंट एसेट्स यानी जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो सकती है एसेट्स कौन सी है? वो है कैश। क्या होते हैं? कैश। तो कैश में कैश में कन्वर्ट कौन करता है? मेरे पॉकेट में अमाउंट है, ये निकाल लिया। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? आई थिंक सेकंड। कैश में करो, कैश है आगे बात, कैश तो कैसे कहाँ कन्वर्ट करना है? ये तो नहीं कि अभी पैसा पॉकेट में है, 1 साल से ज्यादा लगे आप निकाल नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको साल भर पहले ऑर्डर्स देने पड़ेंगे मार्केट में। आज खाना खाना है तो आप इसका ऑर्डर कर दोगे 1 साल पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैश में क्या होता है, ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेबल है। सेम टाइम पे आपको जो भी आपकी नीड है फुलफिल हो जाएगी, जो भी आपको परचेज करना है परचेज कर लीजिए। कैश सबसे करंट फास्ट करंट एसेट्स होती है। वैसे हम बैलेंस शीट में कैश को कैश नहीं लिखते, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, नकद शेष। इसको हम लोग एक और नाम इसका कैश बैलेंस। यहां तो होता है रोकड़ हस्ते, यहां कहेंगे नकद, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट जो अपनी करंट एसेट्स होती है वो कैश होती है, तो इसमें टाइम लगता ही नहीं। इससे कुछ टाइम लगता है इसमें कैश एट बैंक, और इसका अदर नेम क्या है? बैंक बैलेंस। इसका जो अदर नेम है वो क्या है? बैंक बैलेंस। इसको क्या नाम होगा? बैंक से कहते हैं साथ ही, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वैसे मेरे पास था ना, मेरे पास एटीएम कार्ड हो सकता है, तो मुझे क्या करना होगा? इतना टाइम तो जरूर लगेगा कि मुझे या तो बैंक में जाके पैसे विड्रॉल करने होंगे या फिर मैं एटीएम में जाऊंगा, एटीएम मशीन में कार्ड डालूंगा, फिर पिन डाल के अमाउंट विड्रॉल कर लूंगा। कुछ टाइम तो लगेगा, बट उतना टाइम लगेगा जितना मुझे पॉकेट में से पैसे निकालने में लगता है। तो सबसे फास्टेस्ट तो क्या है? कैश है। उसके बाद जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है, उसमें लगता है बैंक से अमाउंट निकालने में। बाय द पेटीएम हम अमाउंट कर सकते हैं, सॉरी बाय द पेटीएम उसका अमाउंट निकाल सकते हैं, या बैंक जाके चेक से विड्रॉल कर सकते हैं, या सेल्फ विड्रॉल का फॉर्म भर के भी हम लोग पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ये तो बातें होगी, दोनों क्या है? करंट एसेट्स। तो हम बात करें कि और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, एक बार बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, फिर जब चैप्टर की बात करेंगे तब मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा। एक होता है आपका डेटर्स। क्या होता है? डेटर्स, जिसको कहते हैं डेटर। अब डेटर होता कौन है, डेटर कहते किसे हैं? तो ये भी समझ लीजिए, देनदार मतलब देने वाला। पहले किसी बात करना कि देनदार मतलब देने वाला। कोई हमारे बिजनेस को पैसा क्यों देगा? ध्यान सुनिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम क्रेडिट बेस पे गुड सेल करते हैं, आई मीन उधार माल बेचते हैं। जिस पर्सन को उधार माल बेचते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को उधार माल बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। जैसे आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास आए, आपने 4 पेन लिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने कहा 3 दिन बाद दूंगा या 3 बाद दूंगा, अभी तो नहीं देंगे, तो आप मेरे को देनदार। अभी पैसा नहीं है तो मुझे कितने दिन मिलेंगे? या मैं 3 दिन के लिए प्रॉमिस किया, आफ्टर 3 डेज मुझे पैसा मिलेगा। साल भर नहीं लगेगा, तो मुझे कहे कि आज आप मुझे, तो मैं साल भर के बाद पैसा दूंगा, मैं क्या लेकर मैं आपको सेल नहीं करूंगा। 1 ईयर के लिए कौन भाई आपको क्रेडिट देगा? बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, आज आपके पेरेंट्स कहीं से डिपार्टमेंट स्टोर कहीं से लेके आ रहे किससे भी, और क्रेडिट बेस पे लेकर घर निकाल कर लोग इस महीने जो आपने परचेस किया उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को पेमेंट कर देंगे।
उस मंथ का उससे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पेमेंट कर दोगे तो विद इन 1 मंथ तो पेमेंट हो जाता है ना, साल भर तो फिर भी नहीं लगता। इसलिए ये भी क्या है, कैश में कन्वर्टेबल है, बट इनसे ज्यादा नहीं है। मेरी बात समझ में, इनसे ज्यादा नहीं है। और जिसने सेम टाइम पेमेंट ही कर दिया आपको बेटर नहीं है कौन है, कैश में। और कैश में दिया, चेक दिया, बैंक में तो दिया तो बैंक में आ गया। मेरी बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? क्या इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है? चलो आगे देखो। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें हम कुछ के नाम लिखा हूं, इसके बाद स्कोप, ठीक है। स्कोप कहते हैं इसको स्कंद, क्या बोलते हैं, स्कंद, या बोलते हैं इसको अपनी शॉप पे जो कुछ पड़ा था एवरी डे के एंड में हम जब शॉप क्लोज करके जाते हैं तो कुछ स्टॉक, कुछ माल ऐसा पड़ा था जो भी हमारे पड़ा है, सेल नहीं हुआ, नेक्स्ट डे सेल करेंगे, उस दिन भी सेल हुआ, उससे नेक्स्ट डे सेल करेंगे। तो जो स्टॉक है वो भी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आज मैं पेन बेचने को लाया हूं तो ये पेन साल बाद बिकेगा, नहीं, साल में तो पता है मैं कितनी बार परचेज कर दूंगा, कितनी बार मैं सेल कर दूंगा। ये स्टॉक मींस क्या है, जो अनसोल्ड स्टॉक है किसी पर्टिकुलर डे या ईयर के एंड में, वो क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसको सेल करने में 1 ईयर नहीं लगता। कोई भी शॉपकीपर जब कुछ परचेज करता है तो वो उस पर्टिकुलर ईयर में कई बार उस परचेज भी करता है, ठीक है, फिर वो सेल करता है, फिर से परचेज करता है, ये एक रूटीन चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। क्लियर? तो स्टॉक भी क्या है, करंट एसेट्स है, विद इन 1 ईयर में कितनी बार गुड्स सेल हो जाता है, फिर से परचेज करते हो, फिर सेल हो जाता है, फिर परचेज करते हो, फिर सेल हो जाता है, चलता रहता है। तो मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं। अभी वैसे करंट एसेट्स और भी है, बट मैंने कहा था चैप्टर के साथ बहुत सारे डील करेंगे, पर अभी मैं इन्हीं की बात करूंगा। हाँ, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुछ एसेट्स के नेम और भी यूज करूंगा। अभी मेरा इंटेंशन क्या था, इसकी डेफिनेशन को समझना, करंट एसेट्स की डेफिनेशन को समझना। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए ताकि वो डेफिनेशन आपके प्रॉपर वे में समझ में आ सके। आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो करंट एसेट्स तो अपनी हो गई, करंट एसेट्स अपनी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया और फिर डिस्कस कर ली, तो ये तीनों अपने कंप्लीट हो गए, इसको तो हम डिस्कस कर लिए। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। कैपिटल को तो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल है। और ये भी कहा था कि ओनर का नाम तो यूज करते नहीं है, जब वो अमाउंट डिपॉजिट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, लगाएगा, नाम तो यूज करेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, ठीक है। लोन को मैंने डिफाइन कर दिया, लोन तो सब लोग जानते हैं कि बैंक से लोन लिया, उस पर्टिकुलर पर्सन से लोन लिया, इसका मतलब उधार पैसा लिया है, उधार माल नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, भाई उधार पैसे दे, अभी नहीं है, मुझे जरूरत है, मैं तुझे बाद में वापस दे दूंगा, आई विल रिफंड आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। वो लोन है, वो भी लायबिलिटीज है, देना तो पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी इज नोन एज लायबिलिटी, ड्यूटी ही लायबिलिटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ही लायबिलिटीज है, बट इकोनॉमिक वे में होनी चाहिए। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स का यूज है, करंट एसेट्स में विद इन 1 ईयर आपको अमाउंट रिसीव हो जाता है, ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगता। करंट लायबिलिटीज क्या है, विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना होता है, एक साल से ज्यादा नहीं हो गया, विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना ही होगा। इस टाइप की ड्यूटीज को, इस टाइप की इकोनॉमिक ड्यूटीज को हम लायबिलिटीज कहते हैं। किस टाइप की लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इसके भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं, तो इसमें क्या क्या आता है। तो फर्स्टली वापस बात करते हैं डेफिनेशन की, कि जो विद इन 1 ईयर जिस लायबिलिटीज को हम कंपल्सरी पेमेंट हम करते हैं वही क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। मोर देन 1 ईयर उसमें कभी भी नहीं लगता है। फर्स्ट में बात करूंगा बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसे कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्या कहते हैं, बैंक अधिविकर्ष इसे हम कहते हैं। है क्या,
लास्ट वीडियो में बताया भी है कि जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, बैंक उससे ज्यादा अमाउंट निकालने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस फैसिलिटी इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपने अभी तो क्या किया, 10,000 डिपॉजिट थे, आपने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो वो जैसे आपका नेक्स्ट टाइम अमाउंट आएगा, सबसे पहले किसका पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक का पेमेंट करोगे। उससे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो बैंक में दी है वो अमाउंट वापस बैंक को आप रिफंड कर दोगे। एक साल बाद बैंक ऑटोमेटिकली आपको कहेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस का बैंक से ट्रांजैक्शन चलता रहता है, बहुत सारे लोग चेक देते हैं, पेटीएम है या किसी पेमेंट भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैंक को उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, तो ये अपना करंट लायबिलिटी से बस। देन यहां पे आएगा अपना क्रेडिटर। क्या आएगा, क्रेडिटर, जिसे हम कहते हैं लेनदार। इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, जिसको हमने उधार माल बेचा है, जिसको हमने क्रेडिट बेस्ड गुड सेल किया है, वो डेटर है। बट हमने भी तो किसी से परचेज किया होगा, वो भी कैसे, क्रेडिट। तो जिससे हमारे बिजनेस में क्रेडिट गुड्स परचेज किए हैं, वो कौन हुआ, क्रेडिटर। मतलब जो हमसे लेगा, जो मैं देगा लेनदार, जो हमसे लेगा लेनदार। लेनदार क्या हो गया, क्रेडिटर। देनदार क्या हो गया, डेटर। बी साइलेंट है, डेबिटर मत बोलना, बी साइलेंट है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इसमें लाइफ हो सकती है, लिख दे रहा हूँ, समझाऊंगा आपने। आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। एक आपका बिल्स पेबल भी आएगा, लेकिन इसको टॉपिक के साथ नहीं, और वैसे इस चैप्टर में इनको मैं क्लियर कर जाऊंगा, इसी चैप्टर में इनको मैं पूरा डिफाइन कर जाऊंगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज क्लास का पूरा टाइम पेंडिंग नहीं है, टाइम क्लोज होने वाला है, इसलिए ज़्यादा डिटेल से मैं इसको नहीं सकता। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, ये समझाना। तो टोटल एसेट्स किसके इनक्लूड होती है, टोटल एसेट्स के। टोटल एसेट्स में क्या क्या इनक्लूड होता है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। तो इनके बारे में कुछ इनिशियली कुछ नॉलेज आपको मैंने देने की कोशिश की है। ऐसे हम लायबिलिटी डिफाइन किए, फिर लायबिलिटी हो गई, इसमें कुछ को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा था बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट के वे में प्रेजेंट ना करें, बैलेंस शीट को हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के वे में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एज ए इक्वेशन पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के वे में रिप्रेजेंट ना करके एज ए इक्वेशन रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। ये बस समझ में। तो आज जो टॉपिक था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन का, और जो ज्यादा प्रॉब्लम की बात मुझे लगता है कि इसमें कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।